Hello, how are you all? Today we are going to start chapter second of Indian economic development. इससे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया है कि जो डेमोग्राफिक कंडीशन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे रूल करती थी, क्या कॉलोनियलिज्म होता है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल में स्टडी किया है जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है. सो नाउ वी आर कंटिन्यू विद द चैप्टर ऑफ सेकेंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको बता दूं कि आप कौन सा टाइम पीरियड इसका लिए, तो आपको चैप्टर के नेम से ही क्लियर हो जाएगा कि 1950 से स्टडी कर रहे हो. मतलब 1947 जो टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस है, 15 अगस्त में हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली है. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, हमारी कंट्री पूरे तरीके से कोलैप्स हो गई. मतलब इकोनॉमिकली आपको डैमेज देखने को मिला कि आपको क्या करना था, आपको कंस्ट्रक्शन करना था पूरी इकोनॉमी का. इकोनॉमिकल आपको कंस्ट्रक्शन करना था जो कि कोलैप्स हुई थी. मतलब आपको एक पूरे तरीके से बैकवर्डनेस थी इकोनॉमी में. मतलब आपकी इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड थी. और आप कह सकते हो स्टेगनेंट के केसेस देखने को मिले. स्टेगनेंट कहते हैं कि जब पूरी इकोनॉमी मतलब आगे तो बढ़ रही है बट ग्रेजुअली एक डिक्रीज देखने को मिले, तो उस केसेस को स्टेगनेंट कहते हैं. कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी, क्योंकि जब ब्रिटिश यहां से गए हैं तो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पूरे तरीके से कोलैप्स हो चुका था हमारी कंट्री का. तो हमें इन सब प्रॉब्लम से डील करना था. तो इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. सेकेंड हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, और ये कह सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या डिसीजंस लिए गए, पॉलिसीज बनाई गई, वो सब आप इकोनॉमिक प्लानिंग में हम लोग देखते हैं. थर्ड हम लोग देखेंगे गोल्स ऑफ FYP. मतलब 5 ईयर प्लान्स क्या होता है और उसके गोल्स क्या है, हम लोग स्टडी करेंगे. आज हम इन तीनों टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, मतलब फिनिश आउट कर लेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन. मतलब पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन है. देखो आपको कुछ बेसिक बता दूं मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कि आपका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पूरे तरीके से कोलैप्स हो चुका था. अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है कि ब्रिटिशर हमारी कंट्री से चले गए और इंडियन गवर्नमेंट में कांग्रेस गवर्नमेंट आई है. आपको पता है कि जो जिसने गवर्नमेंट बनाई है फर्स्ट, और एक पार्लियामेंट सेटअप किया गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली डेवलप किया गया, पूरी कंट्री को स्ट्रक्चर बनाया गया एक संविधान का. तो उसके बेसिस पर क्या हुआ कि आपके सामने सबसे पहले ये प्रॉब्लम थी कि आप इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को कैसे डील करें. इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कैसी कि आपने 11th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स. सेंट्रल प्रॉब्लम्स. अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, देखो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स होती है व्हाट टू प्रोड्यूस. वन बाय वन वी विल डील विद दिस. फर्स्ट आई हैड राइट डाउन व्हाट टू प्रोड्यूस, what to produce, how to produce, a third is whom to produce. देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी भी कम्युनिटी को चलाने के लिए आपको ये देखना होता है कि कम्युनिटी की जो डिमांड है उन्हें कैसे फुलफिल किया जाए, कि पूरी सिटीजन्स को, पूरे कंट्री की पॉपुलेशन को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, उनकी डिमांड जो भी उनका कंजम्पशन है उसको कैसे फुलफिल किया जाए. अच्छा, उनकी फुलफिल करने के जो आपको प्रोडक्शन करना है उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, किस कैटेगरी के लिए आप गुड्स बना रहे हो, गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, ये सब प्रॉब्लम आपकी इन्हीं 3 मैटर से होकर जाती है. ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस. देखो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि आप क्या प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो. पहले आपने गवर्नमेंट को यह सिलेक्ट करना था कि आप क्या पढ़ रहे हो, कि इंडियन इकोनॉमी 1952 90 के 90 के बीच में क्या क्या डिसीजंस, पॉलिसीज लिए गए. तो पहले प्रॉब्लम आई कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब उनसे कैसे डील किया जाए. तो सेंट्रल प्रॉब्लम थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस. जैसे आपको कार्स का प्रोडक्शन करना है, कि जिस कार्स की डिमांड है तो कार्स को प्रोडक्शन करना पड़ेगा. फूड प्रोडक्ट्स को आपको बनाना है तो फूड प्रोडक्ट्स का आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा. अच्छा, नेक्स्ट आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि आपने ये तो सिलेक्ट कर लिया कि किस
गुड्स को आप बनाने जा रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने प्रॉब्लम थी कि आप कैसे बनाओगे, कि किस टेक्निक से बनाने जा रहे हो। तो आपकी इकोनॉमिक्स में दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट है आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इन दोनों में से किसी को आप चूज कर सकते हो कि कोई भी इकोनॉमी अगर कोई प्रोडक्शन कर रही है, कोई प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया और उसको प्रोड्यूस करने जा रहे हो, कंपनी में आप कैसे काम कर रहे हो, कि मैनुअल बेसिस पे काम करा रहे हो, मतलब एक आपने ह्यूमन लेबर लगाई हुई, मतलब कैपिटल लगा रहे हो आप, ह्यूमन कैपिटल, या फिर आप मशीन्स के थ्रू वर्क करा रहे हो, जिसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से आप वर्क कर रहे हो। ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि आप कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, मतलब क्या टेक्निक आप यूज करने जा रहे हो। और थर्ड केस इज हुम टू प्रोड्यूस। हुम टू प्रोड्यूस का मतलब सिंपली आता है कि कैटेगरी, कि कैटेगरी कौन सी आपने सेलेक्ट की है। कैटेगरी मतलब कि आप रिचर्स के लिए बना रहे हो, या फिर मिडिल क्लास के लिए बना रहे हो, या फिर आप पुअर्स के लिए बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पुअर्स के लिए क्या आप फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या आप फूड ग्रेन्स बना रहे हो। मिडिल क्लास सपोज आप लग्जरीज से हटके आप फैंस बना रहे हो, या फिर आप मोटरसाइकिल्स मतलब आप बाइक्स को बना रहे हो, कि कैसी गुड्स बना रहे हो। और रिचर्स के लिए आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, कि ऑप्शन अगर आप रिचर्स आपने सेलेक्ट किया है कि कौन सी कम्युनिटी लिया रिचर, उनके लिए हो सकता है आप एसी बना रहे होंगे, ठीक है ना, हो सकता है आप BMW का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये आपका थर्ड केस आता है कि होम टू प्रोड्यूस, कि किस कम्युनिटी किस सेक्टर के लिए आप वर्क कर रहे हो, किस कैटेगरी में आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ये प्रॉब्लम्स कहलाती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसे हम वन बाय वन आपके सेकंड पॉइंट में भी देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन का, वो होता है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जो आपका लाई करता है इंट्रोडक्शन के अंदर ही। तो सेकंड आता है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से क्या मतलब है, देखो इकोनॉमी का मतलब कहने का ये है टाइप से यहां पर कि आप बात कर रहे हो बिहेवियर की, मतलब नेचर, किस नेचर की इकोनॉमिकल कंडीशंस आप अपने यहां इंप्लीमेंट करने जा रहे हो कंट्री के। अभी आप किस फेज में हो, 1947 के बाद आप आफ्टर जस्ट इंडिपेंडेंस एक फ्रेश इकोनॉमिक सिस्टम को बिल्डअप करने जा रहे हो, स्टैब्लिश करने जा रहे हो। तो उसको बिल्डअप करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर नेचर को फॉलो करना होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर 3 नेचर आपको देखने को मिलते हैं। उन तीनों नेचर को हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं, कि वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के नाम से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। फर्स्ट आता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, देखो आपने अभी सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब आप नेचर स्टडी करने जा रहे हो। देखो नेचर स्टडी का मतलब है कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नेचर सेलेक्ट कर लिया, कि भाई आप अपनी कंट्री के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नेचर इंप्लीमेंट करने जा रहे हो। तो नेचर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेलेक्ट करने का मतलब यह है कि आप अब जो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है कि व्हाट टू प्रोड्यूस वाली, मतलब आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप उसे कैपिटलिस्ट के डायमेंशन से देखने जा रहे हो। कि आप अगर हाउ टू प्रोड्यूस का नेचर देख रहे हो कि किस टेक्निक को ले रहे हो, तो उसको आप किस डायमेंशन से देख रहे हो, तो आप कैपिटलिस्ट के डायमेंशन से देखने जा रहे हो। एज इट इज अगर आप बात कर रहे हो होम टू प्रोड्यूस की, तो इसका मतलब यह है कि आप उसको किस कैटेगरी से देख रहे हो, आप उसे कैपिटलिस्ट के नेचर से देख रहे हो कि आप किस कैटेगरी को डील करने जा रहे हो। अब हम पहले इनके इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि ये तीनों टाइप्स होते क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है कि जब आपकी पूरी इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर डील करता है, मतलब उसके कंट्रोल में रहता है। कि फॉर एग्जांपल कह सकते हो कि प्राइस कौन सेट करेगा, भाई प्राइवेट सेक्टर करेगा। लिख लेते हैं यहां पे हम लोग कि प्राइस कौन सेट करने जा रहा है, कि आपका प्राइवेट सेक्टर, कि वो भी प्राइवेट सेक्टर देखेगा। अगर आप कह रहे हो कि मार्केट कौन डील करेगा,
कि मार्केट कौन देखेगा, वो भी प्राइवेट सेक्टर ही देखेगा। क्या प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ा हुआ है गवर्नमेंट ने। और अगर अदर थिंग्स के कोई भी रूल्स बनाना है आपने, कि रूल्स एंड नॉर्म्स, वो कौन बनाएगा, वो भी प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आप कौन सी इकोनॉमिकल नेचर को फॉलो कर रहे हैं, तो आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमिकल नेचर को फॉलो कर रहे हो, तो उस इकोनॉमी को कहा जाता है इनडायरेक्टली कि वो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ओके, सेकंड थिंग इज आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। देखो जैसे ही आपको मैंने बात किया प्राइस की, यहां पर मार्केट की और रूल्स एंड रेगुलेशन की, जब पूरे तरीके से गवर्नमेंट डोमिनेंट रहती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल नन ऑफ रहता है और पूरे तरीके से गवर्नमेंट देखती है, मतलब प्राइस भी गवर्नमेंट सेट करेगी, मार्केट भी कौन चलाएगा, गवर्नमेंट चलाएगी, और प्रोडक्शन हर तरह का कौन करेगा, वो भी गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट सेक्टर को कोई परमिशन नहीं होती, उन केसेस में उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है कि आपने कौन सी इकोनॉमिकल नेचर को फॉलो किया है, सोशलिस्ट इकोनॉमिकल नेचर को फॉलो किया है। लास्ट थिंग इज मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो इसके नेम से ही क्लियर है कि मिक्स्ड का मतलब होता है कि इन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होगा, कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो एज इट इज इसका एग्जांपल है कि जब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट या फिर कहते हैं पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर गवर्नमेंट को चलाते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस को डील करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, कि आप कैसा नेचर फॉलो कर रहे हो, आप मिक्स्ड इकोनॉमी का नेचर को फॉलो कर रहे हो। सो अभी देख लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हो आप। सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब कि अगर आपके सामने आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस का केस, व्हाट टू प्रोड्यूस का केस आता है, तो आप उसे कैसे डील करते हो, कि आप कोई प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट कर रहे हो। देखो प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब है, कि कैपिटलिस्ट का मतलब कि आप प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ चुके हो, मतलब प्राइवेट कंपनीज वर्क कर रही हैं टोटली। तो जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो इसका मोटिव यहाँ पे कोई सोशल वेलफेयर नहीं रहता कि किसी आपको बेसिक नीड है, शेल्टर या हाउस बनाने जा रहे हो, किसी को सब्सिडी देने जा रहे हो, नहीं, कि यहाँ पे कंप्लीटली नेचर होता है कि कोई प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है तो उसका टोटल मतलब होता है कि आप ओनली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हो। और एज इट इज यहाँ पे होगा कि हाउ टू प्रोड्यूस का क्या केस होगा, हाउ टू प्रोड्यूस में भी सेम होगा कि आप ये नहीं देख रहे हो कि किसी एम्प्लॉयमेंट लेवल को आपने बिल्डअप करना है कि गरीब लोगों को काम नहीं मिल रहा, उनको काम देना, नहीं, गवर्नमेंट देखेगी कहां उसे चीप क्वालिटी का लेबर मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में क्योंकि प्राइवेट कंपनी काम करी तो क्या करेगी कि चीप लेबर जब मिल जाएगी, अगर ऐसे आप रीजन में लाई करते हो या ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे लेबर सस्ती पड़ रही है, तो क्या करेगा प्राइवेट सेक्टर के उस लेबर से वर्क लेगा। अगर आप ऐसे रीजन में रहते हो जहां पे मशीन से वर्क कराना उसे चीप पड़ेगा, तो वो लेबर कॉस्ट कैसी लाएगा, वो मशीन से वर्क कराएगा, मतलब कैपिटलिस्ट इंटेंसिव टेक्निक को इंप्लीमेंट करेगा अपने यहां। तो ये नेचर होता है आपका कैपिटलिस्ट का। एज इट इज होता है होम कैटेगरी में, कि होम टू प्रोड्यूस वाला केस जो है सेंट्रल प्रॉब्लम में, वो कैसे डील होता है कि कैटेगरी कैसा लेगा, कैटेगरी भी आप बोलोगे रिचेस्ट, मतलब जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बाग परचेज करने में बिलीव रखते हो, कि कंजम्पशन जो ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि जो कम्युनिटी हाईएस्ट प्राइस पे करती है उसके लिए आप गुड्स बना रहे हो, क्योंकि आप टोटली प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड हो, लाई करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो यहां पे तो आपका था कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरा प्रोग्राम था, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे सब चीज गवर्नमेंट डील कर रही है। तो देखो आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ के योजनाएं बनाई जाती हैं, पॉलिसीज के क्या होता है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी में आप देखते हो कि पुअर्स के लिए ज्यादा ध्यान रखा जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का ज्यादा ध्यान रखते हो। तो यही यहाँ पे देखने को मिलता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरे तरीके से गवर्नमेंट डील कर रही है। तो गवर्नमेंट के डील करने का मतलब ये है कि जो आपका व्हाट टू प्रोड्यूस है, कि आप प्रोडक्शन कैसा कर रहे हो, कि आप मोस्टली सोशल वेलफेयर का पूरे तरीके से ध्यान रखते हो। सोशल वेलफेयर का मतलब है, सोशल वेलफेयर का मतलब यह है कि इसका नाम क्यों है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसलिए आप सोशल वेलफेयर का बहुत ध्यान रखते हो। और गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी टेक्निक, सपोज कि हाउ टू प्रोड्यूस का केस है सेंट्रल प्रॉब्लम्स में, तो उसे कैसे डील करेगी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है किसी एरिया में, तो आप उस जगह लेबर इंप्लीमेंट कर सकते हो। किसी जगह लेबर ज्यादा हो रही है वर्क करने के लिए और वेज रेट कम है, तो वेज रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट मशीन्स को इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट देखती है कहां पे सोशल वेलफेयर है। ठीक है, थर्ड आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और सोशलिस्ट, इन दोनों का कॉम्बाइंड कॉम्बो देखने को मिलता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में, दोनों के नेचर में, कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आप मिक्स्ड इकोनॉमी में इन दोनों की कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते हैं। कि कुछ देखते हो कि जैसे प्राइस अगर
प्राइवेट सेक्टर सॉल्व कर देगा, रूल्स एंड रेगुलेशन आपका गवर्नमेंट बना लेगी। तो ऐसे कैटेगरी में उसे आप मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हो। अच्छा, अब आता है कि इंडिया के अंदर कौन सा नेचर है इन सब तीनों में से, क्योंकि आप 1947 के बाद की बात कर रहे हो कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। आपने देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे डील करनी है, नेचर कौन सा सेलेक्ट करना है। तो इंडिया के अंदर जो सेलेक्ट किया गया वो मिक्स्ड इकोनॉमी को सिलेक्ट किया गया। सपोज पहले मैं आपको बता दूं कि 1947 के बाद आपके पीएम सेलेक्ट किए गए, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब उनके सामने ये सिचुएशन थी कि वो किस नेचर को फॉलो करें, कि इकोनॉमिकल नेचर कौन सा फॉलो करें। 3 नेचर थे, कैपिटलिस्ट, और सेकंड आपका सोशलिस्ट, ठीक, और थर्ड आपका मिक्स्ड वाला केस है। अभी आपने स्टडी किया है तो देखो कैपिटलिस्ट क्यों नहीं किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को आप फॉलो करते हो। नेचर कैसा है इंडियन इकोनॉमी का, वो मिक्स्ड है, कि यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, है ना। तो देखो कैपिटलिस्ट को क्यों नहीं फॉलो किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और सोशल को क्यों नहीं किया गया, इसके लिए मैं आपको रीजंस बता दूं। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर आप सेलेक्ट कर लेते, देखो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स क्या थे, मतलब जब ब्रिटिशर यहाँ पे आए हैं उनका ओरिजिन हुआ है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए, कि उनका 2000 ईयर तक आप पर एक प्राइवेट कंपनी ने रूल किया है। तो ये रिस्क आप दोबारा नहीं लेना चाहते थे कि एक प्राइवेट कंपनी फिर दोबारा आकर इंप्लीमेंट हो आपके कंट्री में, या डोमिनेंट हो जाए प्राइवेट सेक्टर आपकी कंट्री में। तो ये रिस्क नहीं लेना था, तो इसीलिए इसको इग्नोर किया गया। और सेकंड केस था सोशलिस्ट इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में क्यों नहीं रखा पूरे तरीके से, कि प्राइवेट सेक्टर तो लाए ही क्यों। अगर ऐसा केस था कि आपको रिस्क का प्रॉब्लम था तो आपने क्यों गवर्नमेंट ने पूरा तरीके से कंट्रोल नहीं किया। देखो उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से कोलैप्स था, और इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने के कंडीशन में नहीं थी पूरे तरीके से, मतलब प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंटली। तो इसीलिए थोड़ा सा सहारा लिया गया किसका, कि प्राइवेट कंपनी जो इंडिया में जो कुछ हुए हैं, जैसे 1907 में, मतलब 1907 में टिस्को कंपनी आई है, आयरन एंड टाटा स्टील ने इन्वेस्ट किया है इंडिया के अंदर, और कुछ सीमेंट की कंपनीज हैं, शुगर मिल्स हैं, तो इन सबको लाया गया इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो क्या था, वो सब मिक्स्ड इकोनॉमी का एक छोटा सा ओरिजिन का पार्ट था और देखने को मिला, ठीक है। तो इंडिया में इस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है आपका, ये आपका था इंट्रोडक्शन का पार्ट। फर्स्ट पॉइंट जो आपको मैंने बताया था, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लियर है। इकोनॉमिक प्लानिंग, एज पर द चैप्टर्स वी हैड राइट डाउन द स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्लानिंग, और थर्ड वन इज गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो सेकंड वन इज इकोनॉमिक प्लानिंग। अभी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, देखो आपने मिक्स्ड इकोनॉमी सेलेक्ट कर लिया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हो गया, कंट्री के अंदर किन किन प्रॉब्लम्स को देखना है, ये सब स्ट्रेटेजी बनानी थी। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको इस बात को समझा सकता हूं कि जैसे अगर आप किसी एक फैमिली का एग्जांपल लेते हो, कोई एक फैमिली बजट है कि उसको अगर आपको बनाना है, तो एक फैमिली कैसे चलती है। आप देखते हो कि अगर कोई एक लीडर है घर का, जैसे कहना फादर है किसी फैमिली के, तो उसको कैसे चलाते हैं, कि उसको कैसे चलाया जाता है कि आप एक बजट सेट करते हो कि पूरे ईयर में आपने क्या क्या वर्क करने हैं। सपोज आपने एक कार परचेज करनी है, या फिर हाउस को रिबिल्ड करना है, या कोई हाउस परचेज करना है, इन सब के लिए एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, और एक बजट बनाया जाता है, सेविंग्स भी की जाती है ना, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ये सब भी देखा जाता है, कहाँ से एक्सपेंसिव किए जाएंगे। तो इन सब के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी चाहिए होती है प्रॉपर। तो एज इट इज आप देख सकते हो कि किसी भी एक कंट्री को चलाने के लिए भी तो प्लानिंग चाहिए होगी ना। तो इसीलिए एक इकोनॉमिक प्लानिंग को सेटअप किया गया आफ्टर 1947। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, देखो मैं आपके इसको कुछ पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या। कि पहले इकोनॉमिक प्लानिंग, लाइक व्हाई यू हैव इम्पोज इकोनॉमिक प्लानिंग ऑन अस, ठीक है। देखो पहला रीजन था प्लान फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स कि आपको कंट्री में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आपने देखा है फर्स्ट चैप्टर में आप अलग अलग सेक्टर्स को स्टडी करके आए हो, है ना, फॉरेन ट्रेड पढ़ा है आपने, डेमोग्राफिक की एडवर्स कंडीशन देख के आए हो। तो डेवलपमेंट में क्या था कि हेल्थ फैसिलिटी को आपको डेवलप करना था, अपने हॉस्पिटल्स को डेवलप करना था। अच्छा, एजुकेशन में आप
को हालत पता ही है कि लेस देन 16% से भी बहुत कम देखने को मिली है एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर, तो उसको भी आपको बिल्डअप करना था एजुकेशन लेवल को। अच्छा, फूड अवेलेबिलिटी चाहिए थी, क्या आप बाहर से फूड मंगवा रहे थे, मतलब इनसफिशियंसी थी फूड्स की, ये आपको अवेलेबल कराना था। अच्छा, हेल्थ फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, मतलब ऑल बेसिक नीड्स को आपको डील करना था। बेसिक नीड्स जितनी भी है उन सबको सॉल्व करना था, ठीक है ना। तो इन सबको प्रिपेयर करने के लिए, इन सब इश्यूज को डील करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कंट्री को डेवलप करने के लिए, इनको ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाए, एक स्ट्रेटजी सेटअप की जाए, इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग को लाया गया। सेकेंड पॉइंट आता है आपका डीलिंग विद सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कि क्यों इंपोज किया गया आप पे इकोनॉमिक प्लानिंग, कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, इनसे डील करने के लिए आपको इकोनॉमिक प्लानिंग आप पे इंपोज किया गया, उसको लाया गया उस स्ट्रेटजी को, ठीक है। थर्ड वन इज कि आपका जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये वर्क कैसे करता है। देखो मैं पहले आपको एक वर्ड लिख दूं यहां पर, IPR 1948 लाया गया एंड सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो ये IPR क्या है, देखो मैं इसको एक एग्जांपल से बहुत बेटर आपको ज्यादा इजीली समझा सकता हूं। देखो आपने पता होगा कि जो आपकी टैक्सेशन पॉलिसी है उसको रिफॉर्म किया गया कब, 2014 में। रिसेंटली जो रिफॉर्म किया गया है वो 2014 में किया गया है, कि मतलब जो ऑल टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, उन्हें एक वन टैक्स वन कंट्री का जो रूल है, मूवमेंट है, उसको चलाया गया और आपका GST एक्ट को पास कराया गया पार्लियामेंट में। तो GST तो एक टैक्स है ना, बट इसको कैसे लाया गया कि पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया और जिसका नाम था GST एक्ट 2014। उसको जब डिस्कशन के बाद अप्रूव कराया गया और उसे इंप्लीमेंट किया गया पूरी कंट्री में। तो ऐसे ही यहां पे इसका नाम है IPR। देखो IPR क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। जैसा आपका GST एक्ट था ऐसे ही आपका इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पास किया गया पार्लियामेंट में 1948 में, और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब कुछ एक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, उनके अकॉर्डिंग आपका इकोनॉमिक प्लानिंग सेटअप किया गया कि आपको कैसे आगे कंट्री को चलाना है, कि कैसे प्रॉब्लम के साथ डील करना है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही सिर्फ बर्डन पड़ गया था 85% पॉपुलेशन का, उसको कैसे हटाना है, सर्विस सेक्टर को कैसे बिल्डअप करना है ना, अलग अलग सेक्टर्स में कैसे वर्क करना है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। और इसका नाम क्या रखा गया कि जो प्लानिंग कमीशन आपने सेटअप किया, इसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इसका नाम रखा गया। ये पूरा एक सेटअप बनाया गया कि आप कैसे स्ट्रेटजी बनाओगे, और उसके चेयरमैन बनाया गया PM को। जो PM उस टाइम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको चेयरपर्सन बनाया गया। इसका मतलब एक चेयरमैन भी सेटअप किया गया इस कमेटी का, जो फाइनल डिसीजन लेने वाले पर्सन बनाया गया, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो पूरा फॉर्मेट लाया गया वो कितने ईयर के लिए इंप्लीमेंट रहता, मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन भी तो होगा ना, ऐसा थोड़ी ना इनफाइनाइट टाइम के लिए कोई चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो आप कंट्री पर। तो उसका टाइम ड्यूरेशन रखा गया 5 इयर्स रखा गया। और इसीलिए आप इसको इस नाम से जानते हो कि लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ते हो ना, गोल्स ऑफ FIP 5 ईयर प्लान, तो वो इसी पर बेस्ड है कि 5 ईयर प्लान्स का मतलब होता है कि प्लानिंग कमीशन की आप बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग किन गोल्स को फॉलो किया गया, उन गोल्स की बात आप बात करते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा कि आई थिंक यू हैव क्लियर दिस टॉपिक। नाउ वी आर गो थ्रू ले लेते हैं इसके साथ ही एक रिवीजन ले लेते हैं शॉर्ट, कि इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे इंप्लीमेंट किया गया। पहला रीजन क्या था, प्लान फॉर डेवलपमेंट, कि आप डेवलपमेंट करना चाहते थे कंट्री का, जैसे बेसिक नीड्स है, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, अदर थिंग्स, उनको ग्रोथ कराना था, उनको रिकवर करना था। तो उसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत थी, उसको बिल्डअप करने के लिए, इकोनॉमी को वापस से रिस्टैब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती थी, इसलिए आप इकोनॉमिक प्लानिंग को इम्पोज किया गया कंट्री पर। सेकेंड, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है उनको कैसे डील करना था, उनके लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए थी, इसीलिए आप इकोनॉमिक प्लानिंग लेकर आए, ठीक है ना। थर्ड वन इज IPR।
आईपीआर में क्या है कि आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1940 एक्ट के अकॉर्डिंग आप इस इकोनॉमिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया पूरी कंट्री पर, ठीक है ना। और इसके एक चेयरमैन बनाए गए जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन, और जिसका टाइम पीरियड था 5 ईयर, और जो किस नाम से फेमस है, 5 ईयर प्लान के नाम से, FYP के नाम से कॉन्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है, देखा अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं गोल्स ऑफ FYP, मतलब 5 ईयर प्लान्स। देखो जो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स का मतलब ये है कि जो आपने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप की है, पूरा प्लानिंग का स्ट्रेटेजी बनाई है 5 ईयर के लिए, उसके गोल्स क्या क्या थे, और गोल्स का टाइम पीरियड क्या है उसका, 1950 से 90 तक आपके 7 5 ईयर प्लान्स हुए हैं, ठीक है ना। इसमें हो सकता है कुछ स्किप्स हो, लेकिन आपके टोटल 7 5 ईयर प्लान्स फॉलो हुए हैं 1950 से 90 तक, जिसके अंदर उनके स्ट्रेटेजिकल गोल्स क्या थे, गोल्स का मतलब उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनको देख लेते हैं। देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड इज सेल्फ रिलायंस, और फोर्थ वन इज इक्विटी। देखो ग्रोथ का मतलब सिंपली आप समझते हो कि आप क्यों वर्क कर रहे हो, कि आप कैसे ऑब्जेक्टिव क्यों बना रहे हो 5 ईयर प्लान्स के, क्योंकि आपको ग्रोथ कराना है अपनी इकोनॉमी को, हर सेक्टर में, हर प्रॉब्लम्स को, हर इश्यू से आपको रिकवर करना है और अपने कंट्री में ग्रोथ करना है, ठीक है। सेकंड थिंग आती है मॉडर्नाइजेशन, कि आपको मॉडर्नाइजेशन करना है कंट्री को, मतलब अपनी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करना है। थर्ड वन इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, कंट्री को सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क करना है, मतलब जो आप पूरे तरीके से फॉरेन ट्रेड पर डिपेंडेंट थे उससे आपने रिकवर करना है। सेकंड लास्ट थिंग इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी। देखो इससे इन पॉइंट से रिलेटेड कुछ डाटा है, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी मिल जाएंगे, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा ग्रोथ। देखो ग्रोथ से रिलेटेड आपके हमारे पास एक पॉइंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हो आप, और बैंकिंग फैसिलिटी या फिर बैंकिंग सर्विसेज उनको बिल्डअप करना चाह रहे हो। अदर सेक्टर्स को भी डेवलप करना चाह रहे हो। तो ग्रोथ किस चीज की, कि आपकी कंट्री में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको आपने पोटेंशियल को बढ़ाना है, ठीक है ना। उसको कैसे अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है, ये आपका ग्रोथ में काउंट होता है। सेकंड बैंकिंग सर्विसेज, कि जो फैसिलिटीज है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज है, उनको कैसे लाया जाए, उनको कैसे डेवलप किया जाए कंट्री के अंदर, जिससे आपको एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। उस पर वर्क करने की जरूरत थी अकॉर्डिंग टू 5 ईयर प्लान। कि जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, कि ऑब्जेक्टिव क्या था 5 ईयर प्लान का, फर्स्ट के ग्रोथ था। ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन करने की जरूरत थी, बैंकिंग सर्विसेज को बेटर बनाने की जरूरत थी, और अदर सेक्टर मतलब आपको जो आपके इकोनॉमिकल सेक्टर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको डेवलप करने की जरूरत थी, ओवरऑल डेवलपमेंट की जरूरत थी, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, देखो मॉडर्नाइजेशन के हमारे पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और सेकंड पॉइंट इज चेंज इन सोशल आउटलुक। देखो डिस्कस कर लेते हैं इन पॉइंट्स को भी। सेकंड गोल क्या है हमारा 5 ईयर प्लान का, जो आपको इंप्लीमेंट करना था, कि आपको अपनी कंट्री को अपग्रेड करना है, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। देखो फर्स्ट पॉइंट है कैसे अपग्रेड हो सकती है। पहला एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, कोई भी नया अपडेट आया है, कि कोई भी एजुकेशन फैसिलिटी है, उन सबको आपने अपग्रेड करना है, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो आप मॉडर्नाइज हो सकती है आपकी कंट्री, ठीक है।
सेकंड थिंग इज चेंज इन सोशल आउटलुक। आपको पता है कि लास्ट टाइम से सोशली अगर आप देखते हो कि लास्ट डिकेड से आपको एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला है कैटेगरी वाइज, कि अगर आप वुमेन्स का देखते हो कि वुमेन्स में भी बड़ा भेदभाव देखने को मिलता है कि मेल एंड फीमेल, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी का केसेस को देखने को आपके यहां मिलते हैं। और दूसरा आप देखते हो ह्यूमन प्रॉब्लम, मतलब ह्यूमन राइट्स को भी बड़ा एक्सप्लॉइट किया गया है लास्ट टाइम पे। देखते हो आप कैटेगरी वाइज के कास्ट एंड क्रीड के बेसिस पर बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते थे पहले, तो उन पर रिकवर करने की जरूरत थी, मतलब अपना जो सोशल आउटलुक है उसको चेंज करने की। तो हमारे पास इसके अंदर दो कैटेगरी आती है। पहला कि आप किस चीज को आपको चेंज करने की जरूरत थी, कि ह्यूमन राइट्स पर काम करने की जरूरत थी, कि ह्यूमन राइट्स को स्ट्रांग बनाने की जरूरत थी और वुमेन्स राइट्स पर वर्क करने की जरूरत थी। कि आज आप देखते हो कि वुमेन्स कहां कहां परफॉर्म कर रही है, कि स्पोर्ट्स में देखते हो कितना बेटर कर रही है, नेवी आर्मी में देखते हो आप, उसमें देखते हो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर है उन सब में आईपीएस आईएएस आज बन रही है। वो कैसे पॉसिबल हो पाया कि हमने वुमेन राइट्स पे वर्क किया, हमने कैसी स्ट्रेटजीज बनाई कि जो वुमेन्स के राइट्स में जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव वर्क किया। और ह्यूमन राइट्स से भी बड़ा वर्क हुआ कि जो लेबर लॉज है जो बनाए गए, कुछ ऐसे लॉज बनाए गए जो लेबर को एक्सप्लॉयटेशन से रोकता है, चाइल्ड लेबर को इस पे वर्क करता है। तो ये सब ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है कि इन सब पर वर्क करने की जरूरत थी, जो मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट 2 पॉइंट्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है गोल्स के, कि हमने स्टडी किया ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। तो थर्ड वन इज सेल्फ रिलायंस और फोर्थ वन इज इक्विटी। देखो सेल्फ रिलायंस का मतलब कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनते हो। ठीक है ना। सेल्फ इंडिपेंडेंस का मतलब कि कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज है उनको कैसे आप यूज करते हो। डोमेस्टिक रिसोर्सेज को आप खुद यूज करो, कि जो आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको बाहर ना एक्सपोर्ट करके खुद यूज अगर करोगे तो बेटर कंडीशन हो पाएगी इकोनॉमिकली पूरे कंट्री की। सेकेंड वन थिंग इज कि जो आपके अपने रिसोर्सेज हैं, कि जो आपके रिसोर्सेज हैं कि उनको आप क्या करो, कि जो आप फॉरेन बाहर यूज कर रहे हो, जैसे कह रहे हो कि द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस शुड बी अवॉइड फर्स्ट टू अवॉइड फॉरेन सेक्टर के, आपको जो फॉरेन सेक्टर का पूरे तरीके से इंटरफेरेंस था उसको कम करने की जरूरत थी। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन सेक्टर शुड बी रिड्यूस। ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है आपका इक्विटी। तो इक्विटी पे कैसे वर्क करना। देखो इक्विटी का डायरेक्ट मतलब होता है कि आपको वर्क करना है इन इक्वालिटी पे, कि आपकी कंट्री में जो इनइक्वालिटी का गैप देखने को मिलता है उसे आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो इन सब पे वर्क करने से पता चलता है कि कंट्री में कैसे होता है। ये सब आपके पॉइंट्स हैं कि गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के। फर्स्ट ग्रोथ हमने स्टडी किया, सेकंड हमने स्टडी किया मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस और फोर्थ इज इक्विटी, जो इनइक्वालिटी को दूर करता है, मतलब रिचर्स एंड पुअर के बीच में जो गैप्स है उसको कैसे आप फिल कर सकते हो। So thank you class. I hope you have understand. So please like, share and subscribe to our channel.